टू टॉपिक्स आर ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिटेशन। पहले इनको समझते हैं। वैसे तो बहुत इजी पॉइंट्स हैं। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते क्यों हैं और इनका नुकसान क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स हैं, सबसे पहला पॉइंट है कैलकुलेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी। बेटा प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में रेशियो जिन्होंने किया उनको थोड़ा ज्यादा पता होगा। कितने तरह का प्रॉफिट होता है? 5। कौन सा? प्रॉफिट कौन सा होता है? ग्रॉस प्रॉफिट, वन इज ऑपरेटिंग, थर्ड इज। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये यूजर पे डिपेंड करता है। जो इन्वेस्टर है वो नेट प्रॉफिट से मतलब रखेगा, जनरल कंपनी भी नेट प्रॉफिट से रखेगी, जो सप्लायर है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से मतलब रखेगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कितनी है। हाँ, सप्लायर में अगर हम सीधा बात करते हैं, जो हमारा रिटेल आउटलेट है जहाँ बिक रहा है, जो फैक्ट्री है हमारी, उसको परचेज से मतलब होगा, ठीक है। इसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फैक्टर। बिजनेस के डेफिनेशन +1 से पढ़ते आ रहे हैं कि हाई प्रॉफिट्स हाई रिस्क पे आती है, और बिजनेस वही है जो प्रॉफिट कमाए, बिजनेस वही है जो प्रॉफिट कमाए, ठीक है। नंबर 2 क्या लिखा है? Accessing the efficiency, managerial efficiency। बेटा efficiency क्या होता है? आना बता दो। What is efficiency? फिर टाइम पे काम करे। और effectiveness क्या होता है? इंग्लिश को वहां से सुनने दो, बीच में मिसप्रिंग कर दी। वो क्या है? effectiveness क्या है? उसको बोलने दे यार। बिजनेस में है ना एफिशिएंसी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी किसके ऊपर होती है? एफिशिएंसी होता है पोटेंशियल। क्या होता है? आपको ठीक काम ठीक रिसोर्सेज से करना आता है। पेपर में 20 क्वेश्चन आए, 20 आते हैं, 18 आते हैं कि 17 आते हैं, दैट इज योर एफिशिएंसी। जिसको 10 आते हैं वो 50% एफिशिएंट है, जिसको सारे आते हैं वो 100% एफिशिएंट। बेटा कॉस्ट नहीं, प्रॉफिट भी तो हो सकता है। अवेलेबल रिसोर्स क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज एफिशिएंसी। अब सेल्स वाले ने कॉस्ट क्या करनी है, उसको टारगेट दिया बेचो सिर्फ, तो उसके लिए एफिशिएंसी क्या है, कितने मैक्सिमम बेच सकता है। वो एग्जांपल होगी कि एक बनाने वाला इतनी कॉस्ट में बना पाता है कि नहीं बना पाता, तो एफिशिएंसी हो। पर ओवरऑल देखो ना, हर बंदे के लिए एफिशिएंसी अलग है। उसको कहा जाता है आपका पोटेंशियल। क्या कहा जाता है? आप अपनी रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग उसको काम को कर पाते हो, ठीक कर पाते हो, ठीक काम करना, दैट इज एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस गिवन रिसोर्सेज की गिवन कंस्ट्रेंट्स में रह के करना। अब जैसे कॉस्ट की बात की जाए तो टाइम मिलेगा, सेल की बात मिली जाए तो लोकेशन मिलेगा, ठीक है ना। अब पेपर 3 घंटे मिलते हैं, किसी का 2 घंटे में पेपर हो जाता है, तो इसका मतलब वो इफेक्टिव है लेकिन एफिशिएंट नहीं होगा, पेपर ठीक नहीं होगा, ठीक है बात के नहीं। तो आपको पहले पेपर में क्वेश्चन आना जरूरी है या टाइम पे खत्म करना जरूरी है? तो पहले एफिशिएंसी आनी चाहिए, दोनों चीजें जरूरी है, पर जो इफेक्टिवनेस पे फोकस रखता है उसकी एफिशिएंसी दूर हो जाती है। पहले आप क्वेश्चन ठीक करना सीखो, फिर उसके बाद उसको टाइम में करना सीखो। दिस शुड बी द राइट अप्रोच, ठीक है ना। अगर आप सिर्फ टाइम मैनेजमेंट में चले जाओगे तो चीजें गलत होनी ज्यादा शुरू हो जाएगी। ऐसे बिजनेस के अंदर एक मैनेजर है, वो टारगेट दे दे कि तीसरी टारगेट है जैसे मर्जी सेल शो करो, वो इफेक्टिव तो हो गया, लेकिन वो सेल बाद में सेल रिटर्न में कन्वर्ट हो जाएगी, बैड डेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, तो एफिशिएंसी क्या होगी? डिक्लाइन हो जाएगी। तो मैनेजरियल एफिशिएंसी किस चीज में? कंसिस्टेंसी में, कंटिन्यूअस काम में, ओवरऑल जनरल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने में ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स। ये नहीं कि है इस साल प्रॉफिट बढ़ गया, अगले साल प्रॉफिट कम हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। अंकल सॉल्वेंसी क्या होता है? नहीं पता? दिव्य क्या होता है? भूल गया। रेशो अच्छी क्या होता है? सॉल्वेंसी कल ही की सॉल्वेंसी रेशो स्टार्ट है। गोविंद खत्म हो गया, कोई सॉल्वेंट होता है। एक डेफिनेशन पढ़ते थे, एक पर्सन सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट है +1 में। सॉल्वेंट हु हैज द कैपेसिटी टू रीपे, इंसॉल्वेंट है हु डजंट हैव द कैपेसिटी टू रीपे। एक बिजनेस की कितनी सॉल्वेंसी है, मतलब उसकी कैपेसिटी टू लीड द बिजनेस।
अ गुड सॉल्वेंट बिजनेस दैट जो लॉन्ग टर्म में अपने डेट इक्विटी पैसों को मैनेज अच्छे से कर पाएगा, अपनी लायबिलिटीज को टाइमली पे ऑफ कर पाएगा। तो अगर एक बिजनेस की सॉल्वेंसी चेक करनी है तो हम उसकी सॉल्वेंसी रेशियोज निकालेंगे, उसके इंटरेस्ट के स्ट्रक्चर्स को चेक करेंगे, उसकी फाइनेंशियल लीवरेजिंग चेक करेंगे। फाइनेंशियल लीवरेजिंग क्या होता है? कितना उधार हम झेल सकते हैं, कितना उधार हम रख सकते हैं। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं 100 करोड़ का उधार लेते हैं बट फिर भी प्रॉफिटेबल रहते हैं, कुछ 1 करोड़ का लेके डूब जाते हैं। फर्क क्या दोनों में? क्योंकि आपकी इंटरेस्ट पेइंग कैपेसिटी कितनी है। इंटरेस्ट पेइंग कैपेसिटी किससे पता लगेगी? आपके रेगुलर कैश फ्लो से पता लगेगी कि रेगुलर पैसे भी हैं कि नहीं है। क्योंकि मतलब सॉल्वेंसी हर बिजनेस की जज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्वेंसी अगर अच्छी होगी, अब किसी का बिजनेस अच्छा इसको एक और एग्जांपल से समझो। एक बिजनेसमैन है, एक सैलरीड पर्सन, दोनों में से सॉल्वेंसी किसकी ज्यादा बेटर होती है? रेगुलर सॉल्वेंसी हमेशा सैलरी वाले की होगी, क्योंकि उसको पता है हर महीने इतने पैसे आएंगे। बिजनेसमैन को सुपर प्रॉफिट होता है, सीजन में एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, कोई ट्रेड पॉलिसी आ जाएगी, फेवर में चली जाएगी, अनफेवर में चली जाएगी, तो बिजनेसमैन की कैश मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। सैलरी वाले की ऑटोमेटिक मैनेज होती है, उसको पता है कि मुझे हर महीने इतने पैसे आने ही आने, वो अपने खर्चे उस हिसाब से प्लान करता है, उसको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। लेकिन बिजनेसमैन को अगर 9 महीनों में जो पैसे आ रहे हैं, क्या पता 2 महीने सीजन में उससे डबल आ रहे हैं, वो 9 महीनों में अपने कैश को और स्ट्रक्चर को कैसे मैनेज करेगा, ये सारी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई इसको बिजनेस में बढ़ाया जाता है कि सॉल्वेंसी मैनेज करना सीखो। सैलरी वाले को कभी नहीं सिखाया जाता, तो उसकी पहले से मैनेज है। अब इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में आ जाओ। मेरा बिजनेस ऐसा है कि मुझे 3 महीने सीजन में 80% ऑफ रेवेन्यू आता है, पर मैंने खर्चे तो 12 महीने करने हैं, तो 3 महीने को एक्स्ट्रा प्रॉफिट मान के मैं डिविडेंड डिक्लेयर कर दूँ तो गड़बड़ हो जाएगी। मुझे अपने 12 महीनों के एक्सपेंसेस को तो पहले ध्यान में रखना पड़ेगा। दिस इज हाउ द सॉल्वेंसी इज बीइंग चेक्ड ऑफ अ कंपनी, क्योंकि मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग कैसे। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी में नाम नहीं बोलूँगा, 3 साल पहले उसमें एक एलिगेशन लगा था, वो अपने डायरेक्टर को उन्होंने सैलरी इंक्रीज की थी। डायरेक्टर की छोटा सा टॉपिक है, एक डायरेक्टर है उसको सैलरी मिलती है, पुरानी सैलरी मिलती थी 28 करोड़ साल की। बेटा जो समझिए तुम भूल लेना, ठीक है। उन्होंने सैलरी रिवाइजन 10 से 15% होती है, उन्होंने सैलरी कर दी 38 करोड़। 10 करोड़ सैलरी बढ़ा दी। कंपनी बहुत बड़ी थी, वो अफोर्ड कर सकती थी, बट उसके जो भी इन्वेस्टर्स थे, मीटिंग में अप्रूवल हुआ, वो डिसअप्रूव हो गया। वो क्यों था? क्योंकि जिस ऑनर ने शुरू की थी, इंक्रीमेंट ऑफ मोर देन 50% टू अ डायरेक्टर सैलरी विदाउट चेंज इन द रोल एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। उस चक्कर में उस कंपनी के 3 महीने के ऑर्डर्स पेंडिंग हो गए थे। वो डायरेक्टर उस ऑर्डर्स को लेके आता था, वो कहता था मैं ऑर्डर्स नहीं लेकर आऊंगा, तो वो तो फिर बार्गेन होगी ना। क्लाइंट्स तो कंपनी के थे पुराने, तो डायरेक्टर बाद में आया। इसको कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि चाहे वो बिजनेस लेके आ रहा है, या तो सब्जेक्टिव कमीशन रख दो उसकी। एक पर्सन ने क्या बोला कि आप मत करो, नहीं आप 28 करोड़ लो, आप कमीशन ले लो, लाओ और बिजनेस लाओ। इसका मतलब इसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहा जाता है, कि आप एक पर्सन में सॉल्वेंसी और मैनेजर की जो एक पोजीशन है उसको मिस यूटिलाइज नहीं कर सकते, कि मेरे बिना बिजनेस नहीं चलेगा तो मैं आप एक्स्ट्रा पैसे लूंगा, वो नहीं कर सकते आप। आपको एक रोल दिया गया, उस रोल को जस्टिफाई करोगे। एक ऑडिटर है, एक डायरेक्टर है, एक मैनेजर है, उसके रोल और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसको सैलरी मिलेगी, और वो सैलरी कंसेंसस से डिसाइड होगी। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग अपने आप डिसाइड कर लेंगे। देखो बेटा, सीईओ कंपनी चलाता है, सीईओ ही तो मेन कंपनी रन करता है, वो डिसाइड कर ले कि मेरी सैलरी डबल होगी हर साल, तो कंपनी तो नुकसान में जाएगी ना, कंपनी का इंटरेस्ट तो लूज होगा। तो उस चीज को ध्यान में रखना है कि मैनेजरियल एफिशिएंसी और सॉल्वेंसी को इकट्ठे देखना। हां जी, कुछ कंपनी का ये कहना था कि एक 10 से 15%, बाकी लोगों का कहना था कंपनी की इंटरेस्ट, मतलब कंपनी का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट देखना। ये नहीं कि 1% की ऊपर डिपेंडेंस हो जाए, वो पर्सन चला गया कंपनी में से, गड़बड़ हो जाएगी ना। तो वो कंपनी का वो नोटिस कैंसिल हुआ था, तो उसकी सैलरी 32 करोड़ पे सेट हुई थी, क्योंकि बात 6 करोड़ की नहीं है, कंपनी अफोर्ड कर सकती थी, बट एक वो कंपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग या कंपनी लॉ के अकॉर्डिंगली वो अप्रूवल सब लोगों से आना चाहिए। तो मैनेजमेंट में सारे शेयर होल्डर इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि मेजर शेयर होल्डर जिसका 20% शेयर है उसने कह दिया वो इंपॉर्टेंट है। सारे शेयर होल्डर्स की मैनेजर इंपॉर्टेंस लेनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया इंटरफॉर्म एनालिसिस। इंटरफॉर्म क्या होता है बेटा? आप दूसरी कंपनीज के साथ अपना डाटा कंपेयर करते हैं।
ठीक है ना। तो आपको ये पता लगता है कि मार्केट में हम कितना अच्छा चल रहे हैं। तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर को पढ़ने का या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने का कि हम दूसरी कंपनीज के साथ अपनी प्रोग्रेस को भी कंपेयर करें। मेरी प्रोग्रेस हो रही है, मैं 20 से 30, 30 से 40, 10% इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, पर मेरे साथ वाली कंपनीज 20% से इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब मैं मार्केट में पोटेंशियल है, मार्केट में ग्रोथ है, लेकिन मैं उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म नहीं कर पा रहा, मेरी कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही। उससे बढ़िया कर रही है तो बहुत अच्छा है, कम कर रही है तो देर एरिया जहाँ पे हमारी इंप्रूवमेंट है, तो डिसीजन लिया जाएगा ना कि हम कहाँ पे लैग करते हैं, ढूंढा जाएगा रीजन पे, ढूंढने पे पता लगेगा कंपनी कैसे बेटर की जा सकती है। ठीक है। उसके बाद है फोरकास्टिंग एंड प्रिपेयरिंग बजट्स। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट क्या होता है बेटा? व्हाट इज द बजट? इट इज एन एस्टिमेट ऑफ आवर एक्सपेंसेस एंड इनकम। हम एक साल में क्या होने वाले हैं खर्चे और इनकम, उससे एक बजट बनाते हैं। गवर्नमेंट भी तो बजट देती है अपना हर साल, क्या वो एक्चुअल में वही होता है? नहीं, वो अगले साल पता लगता है। ठीक है ना। तो बजट के अंदर बजट कैसे प्रिपेयर होगा, बजट के अंदर कौन से पैरामीटर्स यूज होंगे, वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पड़ेगा। तो हर एक डिपार्टमेंट को अपना बजट देना पड़ता है। अब बजट की हेल्प से हम एक फोरकास्ट कर सकते हैं, हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। प्लानिंग पढ़ा है बिजनेस स्टडीज में, उसमें क्या लिखा है? इट हैज बीन फोरकास्टिंग। प्रेडिक्शन नहीं याद लिखना, प्रेडिक्शन लिखोगे गलत हो जाएगा पेपर में। प्रेडिक्शन तो होता है जो प्रिसाइज हो, क्या हो? फोरकास्टिंग क्या होता है? जो एस्टिमेट हो, क्या हो? अप्रॉक्सीमेट हो। तो प्लानिंग हेल्प इन फोरकास्टिंग। प्लानिंग टेक्स द डाटा फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है ना। पिछले साल हमारा टारगेट था 10,000 क्वांटिटी का, हमने जी 12,000 क्वांटिटी कर ली, अच्छी बात है। कैसे की? पॉजिटिव डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन, पॉजिटिव डिवीजन। कैसे हुई? ओवर टाइम करवाया वर्कर से। अब वर्कर से बात करो, क्या वो ओवर टाइम से हैप्पी है? अगर जैसे यस हमें एक्स्ट्रा वेजेस मिलते तो करवाओ, पर अगर वर्कर की हेल्थ खराब हो रही है उसका ध्यान भी आपको रखना पड़ेगा। कंपनीज में एक वेलनेस वीकेंड ऑफ होता है, जो एमएनसी में काम करते हैं ना उनसे पूछना, वेलनेस वीकेंड ऑफ होता है कि अगर आपको 2 दिन छुट्टी है तो एक 3 दिन की छुट्टी जोड़ के दी जाती है ताकि आपका मेंटल सेटअप ठीक रहे। वो क्यों होता है? हाँ जी, ये क्या बात है? ये क्या बात है? पॉलिसी है, मेंटल हेल्थ पॉलिसी है। और जर्मन फ्रांस में बात हो रही है कि 4 डे वीकेंड कर दो, 5 दिन की जगह 4 डे वीक कर दो। ये 4 दिन ही काम करना है, चाहे 8 की जगह 10 घंटे करवा लो। ये डिस्कशन चल रही है अभी वहाँ पे, शायद 5 साल 10 साल पर हो भी जाए। वर्किंग आवर्स कितने चाहिए? 40 to 50 चाहिए ना हफ्ते के। वो कहते हैं 8 से 10 घंटे में एफिशिएंसी डिक्लाइन होगी कि इंक्रीज होगी, ये तो करके पता लगेगा। ठीक है। तो इसके मतलब फोरकास्टिंग, और हम नए नए आइडियाज के साथ आए, नए नए टेक्निक्स के साथ आए, नए नए इनोवेशंस के साथ आए, जिससे हमारे बिजनेस को बेनिफिट हो सके। उससे जैसे 4 डे वीक करेंगे 5 डे, क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन भी कम यूज होगी, रिसोर्सेज भी बचेंगे सोसाइटी के। पर 8 की जगह 10 घंटे लोग क्या इफेक्टिवली काम कर पाएंगे? ये क्वेश्चन मार्क है। हर बंदा नहीं कर पाता, ठीक है ना। हर बंदा नहीं कर पाता, तभी तो ये ऑनलाइन स्ट्रक्चर आजकल चल रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आ गया अंडरस्टैंडेबल एंड एक्सप्लेनेबल। ये क्या मतलब हुआ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी प्रिपेयर करनी? सिंपल प्रिपेयर करनी है कि वो कोई भी पढ़ सके, कोई भी समझ सके। हर बंदा नहीं इतनी अकाउंट्स पढ़ता जितनी आप पढ़ोगे। क्या सब बच्चे कॉमर्स पढ़ते हैं? क्या सब बच्चे एमबीए करते हैं? डॉक्टर्स को एसेट नहीं पता होता क्या होते हैं, उनको ये पता होता है कि पैसे कमाने कैसे हैं, पेशेंट ठीक कैसे करना है। इंजीनियर्स को भी दे हैव टू लर्न द फाइनेंशियल स्किल, और ये फाइनेंशियल स्किल ऐसा है कि सबको करना है, कमा के रहे हैं पैसा। तो इसका मतलब एक कॉमन मैन भी अगर आए, बुक्स को नहीं पढ़ सकता, तो बुक्स के थ्रू जो टेक्निक्स बनाएगी, तो अब जितनी भी वेबसाइट्स पे जाओगे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे, वो एक सिंपल डाटा करके दे देते हैं कि कंपनी की लिक्विडिटी अच्छी है कि बुरी है कि नहीं है, तो आप उससे भी डाटा डिराइव कर सकते हैं। ठीक है। और अंडरस्टैंडेबल, जार्गन्स नहीं यूज करते। जार्गन्स क्या होते हैं? टेक्निकल वर्ड। अब टेक्निकल वर्ड्स कौन से? फोरकास्टिंग, ठीक है, एसेट्स के अंदर फिक्टिशियस एसेट टेक्निकल वर्ड है जी। हमें सिंपल लगता है लेकिन आम लोगों के लिए तो डिफिकल्ट है। ठीक है। डॉक्टर आपको बोले जी आपको प्रॉब्लम कैसे बताते हैं कि आपको ये करना है, आपको फीवर ना हो ये ध्यान रखना है, आपके पेन हो तो आपने बताना है, वो आपको सिंप्लीफाई करके बताते हैं। तो बीइंग अ फाइनेंशियल पर्सन आपने यही बताना है कि पैसे कब खत्म हुए जी देख लो, प्रॉफिट नहीं हुआ जी देख लो। दिस इज हाउ यू विल इंटरप्रेट द इन्फॉर्मेशन इन द सिंपलेस्ट मैनर। आप वो नहीं बोलोगे जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बाइफरकेट करो, वो हम अकाउंट्स वाले करेंगे, आम पब्लिक वो काम
नहीं करेगी। इसलिए इंफॉर्मेशन जो बैलेंस शीट और पीएनएल में आएगी वो क्या आएगी, सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, चलो अब लिमिटेशंस पे आ जाते हैं। सबसे बड़ी लिमिटेशन हिस्टोरिकल डाटा, पुराना डाटा है, पिछले साल जो हुआ उसका डाटा है, क्या पास रिपीट होगा, एग्जैक्ट नहीं कभी भी रिपीट होगा। इट हैव करंट चेंजेस। पिछले साल 500 करोड़ का प्रॉफिट किया, क्या इस साल भी होगा, नहीं, दोबारा उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। उतनी मेहनत क्या पता उस टाइम मार्केट पोजीशन अच्छी थी, ठीक है ना, उस टाइम हमारी मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, आज मार्केट में कॉम्पिटिटर आ गए तो हम प्रॉफिट शायद कम कर पाए, ठीक है ना, उस चीज को समझना पड़ेगा। ठीक है, प्राइस लेवल चेंजेस, क्या होता है प्राइस लेवल चेंजेस, बेटा प्लस वन में नहीं हमने वो पढ़ा था, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंसीडर नहीं करते। हमने एक एसेट खरीदा 10 लाख का या 10 करोड़ का, बुक्स में हम उसको कॉस्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उस पर लिखते हैं और हम एस्टिमेटेड लाइफ लेते हैं उसकी 10 साल, हम डेप्रिसिएशन लगा दी 1 करोड़ साल। आज से 10 साल बाद वो एसेट ले लेंगे, वो 25 करोड़ का हो गया जी। तो हमने अपने बुक्स में कंसीडर ही नहीं किया कि जो बढ़ी हुई वैल्यूज है उसके लिए भी कुछ करें। तो हमारी काउंटिंग एक अजम्पशन पे चलती है, स्टेबल मॉनेटरी यूनिट कंसेप्ट, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। अब उसको कैसे डील कर सकते हैं फिर, तो ये लिमिटेशन तो है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या रिकॉर्ड करती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, इसलिए प्राइस लेवल चेंजेस को रिकॉर्ड। तो एक नई अकाउंटिंग अब आई है, उसको कहते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। उसमें कुछ मेथड्स निकल के आए हैं कि आप कैसे इन्फ्लेशन प्राइसेस को कन्वर्ट कर सकते हो। तो जिन बिजनेस में इन्फ्लेशन और प्राइस लेवल चेंजेस बहुत ज्यादा है तो वो उस अकाउंटिंग को भी कल्टीवेट करें, ठीक है ना, कि आप एस्टिमेट करो कि फ्यूचर वैल्यू क्या होगी इसकी, क्या होगी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। मैं आपको कहता हूँ कि आज 10 लाख रुपए दे दो, मैं आपको जी 10 साल बाद 20 लाख रुपए दे दूंगा, ये चीज यस करनी चाहिए कि नो करनी चाहिए, बताओगे, डबल दे रहा हूँ पैसे, अच्छी बात है, क्यों, कंसिडरिंग 20 लाख रुपए की फ्यूचर वैल्यू, आज 20 लाख की वैल्यू क्या है, अच्छा मैं कहूँ 20 की जगह 30 दे दो, दूंगा वापस, तो यस करोगे कि नो करोगे, तब थोड़ा सोचोगे। तो वहाँ पे कैलकुलेशन में पढ़ना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इन्फ्लेशन कितने से ग्रो कर रही है, ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना शुरू करोगे आप। इसको फाइनेंशियल एनालिसिस कहते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है ना। चलो, तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है थी। तीसरा, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, आगे की नोट। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट कौन से होते हैं, जो नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं होते। कई बार ऐसी कंपनीज होती हैं जो बहुत छोटी होती है लेकिन बहुत बड़ी बन जाती हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में वर्क कर रही होती है जो नंबर्स में पता नहीं थी। सोलर पे जो कंपनीज 15 साल से काम कर रही थी, इलेक्ट्रिक पे काम कर रही थी, विंड पे जो आज काम कर रही हैं, वो शायद फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ देंगी, पर आज उनके नंबर्स अच्छे नहीं होंगे। अगर सिर्फ नंबर्स पे फोकस रहेंगे तो हम करंट 1, 2, 3 साल के एनालिसिस कर सकते हैं। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कार्बन एमिशन पे 10 साल पहले काम कर रही थी कंपनीज आज बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, ठीक है, जो सोलर के ऊपर काम कर रही थी वो आज अच्छा कर रही है। तो इसका मतलब वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पे काम कर रही थी, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करती है, इग्नोर। तो जब मेरे पास डाटा आता है तो शायद उस कंपनी का डाटा पुअर होगा परफॉर्मेंस में, क्योंकि वो क्वालिटेटिवली ऐसी चीज कर रही है जो कि करंट सिनेरियो में चल नहीं रही, लेकिन वो कुछ ऐसा क्वालिटेटिव कर रही है। टेस्ला क्यों इतना ग्रो कर गया, 5 साल में रिचेस्ट बन गया, क्योंकि उसने वो जो टेक्नोलॉजी लेकर आया जिसपे वो 15 साल से काम कर रहा था। लास्ट 15 ईयर से ही वाज वर्किंग ऑन समथिंग, ठीक है, जिसके ऊपर लोगों को लगता था एआई, ठीक है ना। ओपन एआई कब का लॉन्च हुआ है पता है आपको, 2005 में इंस्टॉल हुआ था, 2012 में वो प्लेटफॉर्म बन गया। तो उसके आउटकम आज भी हम यूज नहीं कर रहे, अभी चैट जीपीटी वगैरह नहीं कर रहे ना अभी, पर आने वाले 10 साल में यूज होगा, ये सबको पता है। गूगल की तरह यूज होता है, जैसे गूगल सर्च इंजन आया, गूगल सर्च इंजन आने से पहले दुनिया कैसी थी, इंटरनेट कभी यूज किया है गूगल के बिना, किसी भी ब्राउजर के बिना चला, डायल अप कनेक्शन भी होता था, पहले उसकी वेबसाइट को ढूंढना एक टारगेट होता था, वेबसाइट को ट्रैक करना ही एक सबसे बड़ी बात होती थी कि आप सही वेबसाइट पर पहुंचोगे कैसे, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करोगे, खुद करते थे हम। तो क्या होता था, कंपनी अपनी वेबसाइट के नीचे अपने यूआरएल्स लिखती थी, आज भी कई जगह पे यूआरएल्स लिखे आते हैं। गूगल के आने, क्रोम के आने के कारण, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आने के कारण वो फंक्शन खत्म हो गया, ठीक है ना। तो ओपन एआई क्या सॉल्व करेगी उसके ऊपर बाद में बात आएगी। तो इसका मतलब यूटिलिटी क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई भी यूटिलिटी क्रिएट नहीं करते, क्योंकि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को क्या करते हैं, इग्नोर, ठीक है। उसके बाद आता है बायसनेस। बेटा स्टेटमेंट बनाई किसने,
एक अकाउंटेंट ने, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, और कुछ रूल्स को ध्यान में रख के बनाएंगे। और नाउ इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड वो रूल्स दे आर बाउंड टू चेंज। आगे रूल्स कम चेंज होते थे, गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता था, पर अब हम कौन से एरा में चल रहे हैं? ग्लोबलाइज। ठीक है, तो ग्लोबलाइज एरा में ज्यादातर गवर्नमेंट भी अपनी मर्जी नहीं चला सकती, गवर्नमेंट को भी बाउंड टू चेंज होना पड़ेगा। ठीक है ना, तो बायसनेस बहुत ज्यादा रहती है ऑफ अ प्रिपेयर ऑफ द बुक्स। तो बुक्स प्रिपेयर कर रहे हैं उस पर्सन की बायसनेस आती है। ठीक है, तो बायसनेस वैसे एक ऑडिटर का पहला और अकाउंटेंट का पहला रूल है कि उसने पर्सनल बायसनेस नहीं लेके आनी। मैं आपको कहता हूं ना कि क्या हुआ आपको मतलब ही नहीं है, जो हो गया आपने वो लिखना है। रेक्टर एरर्स आते थे, वो कैसे एरर कर दिया जी? गलत अकाउंट में डाल दिया, वो एरर हो चुका है। जब आप चेकिंग कर रहे हो, एक डॉक्टर चेक कर रहा है, अकाउंटेंट चेक कर रहा है, वो गलती होगी, उसको रिकॉर्ड करनी है। आप कहोगे ये गलती ऐसे ठीक जल्दी हो जाएगी, वो बायसनेस आ गई ना, तो इन्फॉर्मेशन सही रिकॉर्ड नहीं हुई। तो बायसनेस कई बार आपको डिविएशन देती है। क्या देती है? डिविएशन देती है, गलत रूल्स देती है। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्या आते हैं? वेरिएशन इन द पॉलिसी। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कोई बिजनेस कोई पॉलिसी फॉलो कर रहा है, प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब मेथड ऑफ शॉक वैल्यूएशन, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। मैं दो कंपनीज कंपेयर कर रहा हूँ, एक स्ट्रेट लाइन मेथड लगा रही है, रिटर्न डाउन लगा रही है, तो स्ट्रेट लाइन वाली की डेप्रिसिएशन ज़्यादा ही आएगी, उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा इशू होंगे। ये चीज़ें कंसिडरेशन में इग्नोर हो जाती है, क्योंकि इतनी टेक्निकलिटी में हर बंदा नहीं जा सकता। ठीक है, विंडो ड्रेसिंग अभी डिस्कस किया हमने। स्वयं क्या होता है विंडो ड्रेसिंग? नहीं पता? सचिन, अपनी इंफॉर्मेशन को एक्चुअल की जगह कुछ और शो करना, मॉडिफाई करना, एक्सपेंसेस ज्यादा या कम करना, जो भी हमने बात की थी, या लायबिलिटीज और एसेट्स को ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू करना अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। मुझे लोन लेना है, मैं ज्यादा रिटर्न भरनी शुरू कर दूं, एसेट्स ज्यादा शो करने शुरू कर दूं, ऑर्डर बुक ज्यादा दिखा दूं, पैसा कुछ खुद से डाल के शो कर दूं, बिजनेस में पैसा बहुत है। लोग ऐसे करते थे, इसी कारण गवर्नमेंट ने सिंपल बनाया। इसी तरह करंट 1-2 साल का सिनेरियो देखेंगे, अपना प्रीवियस रिकॉर्ड भी देखेंगे। आर्टिफिशियली आप शॉर्ट टर्म में तो मैनेज कर सकते हो, लॉन्ग टर्म कर सकते हो, तो लोन लेने के वास्ते। तो इसका मतलब विंडो ड्रेसिंग एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है जो आज भी पॉसिबल है। एसेट लायबिलिटी आपकी है, आपके हाथ में रिकॉर्ड करना, अब उसको चेंज तो नहीं ना कर सकते। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू नो कि हमने विंडो ड्रेसिंग जहाँ पे देखे उसको अवॉइड कर सकते। थोड़ा बहुत तो हर कंपनी करते, हर कंपनी में होता है, हर बिजनेस में, छोटी में भी होगा, लार्ज में भी होगा। तो वहाँ पे रोल ऑफ ऑडिटर्स आता है कि ऑडिटर उस विंडो ड्रेसिंग को रूल्स के साथ चेक करे कितनी है। डेविएशन अलाउड होती है 5-10%, थोड़ी बहुत अलाउड डेविएशन विंडो ड्रेसिंग नहीं गिनी जाएगी, वो प्रैक्टिस गिनी जाएगी। ठीक है ना, आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, वो अलाउड है, लेकिन ज्यादा चेंज करोगे तो डिसअलाउड होगा, वो पेनल्टीज में कन्वर्ट होगा। लेकिन थोड़ी बहुत डेविएशन, अब बेटा कंपैरिजन कर रहे हो 4 कंपनीज 5 कंपनीज का, उनका तरीका अलग है, तो डेविएशन अलग अलग आ गई, तो वो विंडो ड्रेसिंग में लीड हो जाएगा, वो आपका डिसीजन गलत हो जाएगा ना, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आ जाएगी ना, फेवरिज्म अनफेवरिज्म आ जाएगा उससे। वो चीज सत्यम कंप्यूटर्स के नाम से एक कंपनी होती है, बताया था आगे मैंने, उसके बारे में पढ़ना, वो विंडो ड्रेसिंग की परफेक्ट एग्जांपल है। तो नेक्स्ट बिग इन्फोसिस कहा जाता था कि इंडिया की नेक्स्ट बिग आईटी फर्म बनेगी। ठीक है ना, लेकिन वो तो विंडो ड्रेसिंग, वो तो अकाउंटिंग मैनिपुलेशन निकली, एक्चुअल बिजनेस किया है। अगर मैनिपुलेशन ना करते शायद आज फिर भी सस्टेन कर जाती। विप्रो इज अ बिग कंपनी, छोटी कंपनी होती थी किसी जमाने में, अगर वो विंडो ड्रेसिंग करने लग जाते तो शायद बड़ी का ना बन पाते। तो इसका मतलब हमें इंटरनल एनालिसिस और इंटरनल एनालिसिस दोनों को देखना है। हमें ये नहीं देखना कि मेरे से मेरा कंपटीटर तो बहुत बड़ा है जी, मैं 100 किलो माल बेचता हूँ, वो 10,000 किलो बेचता है, उस चक्कर में मैं जी गलत काम करना शुरू कर दूँ। मुझे उससे अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करना है, अपने एरियाज ढूंढने, लेकिन अपनी इंट्रा एनालिसिस के अकॉर्डिंगली ही ग्रो करना है। किसी के 50 नंबर आते हैं, किसी के 100 आते हैं, वो 50 वाला तो डिप्रेशन में चल जाएगा 100 वाले को देख के। अगर ऐसी अप्रोच रखोगे तो हम अपनी वैल्यूएशन करें, पर ऐसा बने ना सोचें कि हमने लेने नहीं है, हमें मतलब ही नहीं पड़ता, फिर हमारी ग्रोथ हैम्पर हो जाएगी, हम फिर ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चैप्टर खत्म। ठीक है, क्या रह गए?